नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन कौशल सेक्शंस के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षक की भूमिका यानी रोल ऑफ टीचर्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट कुछ क्लासेस के माध्यम से जीवन कौशल सेक्शंस के अंतर्गत हम 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल को डिटेल में बताया, प्लस उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक व्यावसायिक आचरण एवं नीति को कवर किया, और उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा को कवर किया, और उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए, जो आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड कम से कम आपके सुपर टेट एग्जाम्स में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 5 से 6 प्रश्न यदि आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इन 3 टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, प्लस उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कवर किया है तो आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा और आप रियलाइज़ कर पाए होंगे कि इन तीनों टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए, और उस पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उनको भी जब आपने सॉल्व किया तब आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रश्न आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे, वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ये आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न तो निश्चित है, हो सकता है कि आपसे 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाए। लेकिन इसके अलावा भी ये आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप एक अध्यापक के रूप में किस प्रकार के आपके रोल होते हैं, किस प्रकार से आपको कार्य करने होते हैं, या फिर जब आप सुपर टेट एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अध्यापक नियुक्त होंगे, जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे तो उस विद्यालय में आपको जाने के बाद आपके पास जो इतने सारे ज्ञान है, इतने सारे नॉलेज के भंडार है, तो उन नॉलेज को किस तरीके से आप डिलीवर करेंगे, आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है, इन सभी बातों को समझने के लिए आयोग ने इस टॉपिक को आपको दिया है, ताकि आप एज अ टीचर सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़े और अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि क्या आपका रोल है। आपने जो इतना सारा ज्ञान अपने पास समेट रखा है, इन ज्ञानों को आपको किस तरीके से डिलीवर करना है, इन सभी बातों को समझने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आयोग भी चाहती है कि इस टॉपिक को आप पढ़ें, ताकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसकी जो बेसिक पॉइंट्स है उसको जानें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है एक विद्यालय में, या फिर एक विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनकी क्या भूमिका है, और एक शिक्षक को किस प्रकार के कार्य को करना होता है, किस प्रकार की जिम्मेदारियों को संभालना होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया स्टूडेंट्स की जो शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत यानी रोल ऑफ टीचर्स के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है शिक्षक के रोल को किस तरीके से परिभाषित किया उसको जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कि शिक्षक की भूमिका सीढ़ी जैसी होती है, जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहती है। यानी कि देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक शिक्षक को किस तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि एक शिक्षक का जो रोल होता है, यानी कि एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक सीढ़ी के समान होती है, यानी कि एक सीढ़ी के जैसी होती है, जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। यानी कि एक शिक्षक क्या होता है, जैसे एक सीढ़ी होता है कि आप नीचे से कोई व्यक्ति आता है और उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहती है। यही उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम ने भी दिया है कि एक सीढ़ी को शिक्षक के रूप में बताया है। उन्होंने सीढ़ी को शिक्षक का रूप बताया है कि जिस तरीके से एक सीढ़ी अपनी जगह स्थिर रहती है और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं नीचे से और वो उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर तक पहुँचते हैं, उसी तरीके से एक शिक्षक का भी रोल होता है। क्योंकि जब शिक्षक के पास एक बच्चा आता है तो उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उसको कुछ भी समझ नहीं होता, लेकिन वो अपने जीवन की ऊंचाइयों में जो पहुंचता है उसके पीछे का जो रोल होता है वो सबसे अहम रोल एक शिक्षक का होता है। तो इसी तरीके से हमें एज अ टीचर, मतलब हमें एक टीचर्स के रूप में इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जो अपने जीवन की ऊंचाइयों को
इसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनको कुछ भी पता नहीं होगा अपने जीवन के बारे में, लेकिन वो अपने जीवन में जो भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे इसके पीछे रोल जो होगा वो एक शिक्षक का होगा। मतलब एक शिक्षक को उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, किस क्षेत्र में वो बच्चा बेहतर है, इस चीज़ को जानना और उसे उस फील्ड में आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो एक शिक्षक का है। यदि शिक्षक बेहतर होंगे तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और यदि शिक्षक अपने कार्य को बेहतर ढंग से संचालित नहीं कर पाएंगे या फिर शिक्षक के अंदर व्यवसाय को लेकर लोभ लालच होगा, धन पैसा कमाने का लालच होगा, तो फिर वो अपने जीवन में उस ढंग से बच्चों का विकास नहीं कर पाएगा जिस प्रकार के बच्चों का विकास होना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा अपने जीवन में जो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है तो इसके पीछे अहम रोल एक शिक्षक का होता है और उस शिक्षक के रोल को हमें जानना होगा, हमें एक बेहतर अध्यापक बनना होगा। हमारे लिए ज़रूरी ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ हो। पैसा आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं उस सेवा के बदले आपको उचित शुल्क मिलना ज़रूरी है, लेकिन उचित शुल्क से भी ज़्यादा चार्जेस करना या फिर अपने स्वार्थ को ध्यान में रखना, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता एक अध्यापक को नहीं होनी चाहिए। इस बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी समझाना चाह रहे थे कि एक शिक्षक का रोल एक सीढ़ी के जैसा होता है। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि शिक्षक की भूमिका सीढ़ी जैसी होती है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहती है। ये कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो ऑप्शन में आपको अगर एपीजे अब्दुल कलाम दिख जाए तो आप उनके साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस कथन के माध्यम से शिक्षक के रोल को जान पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भी आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे क्योंकि इनको आपने डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षण के दौरान बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इनको आप वैसे भी जानते हैं क्योंकि ये एशिया के सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने सन 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इस बात से भी आप परिचित हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षक के रोल को क्या बताया है उनको जानते हैं। तो शिक्षक एक जलते हुए दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षक को कहा है एक जलते हुए दीपक के समान है। जिस तरीके से एक दीपक जलता है और अपने चारों ओर रोशनी प्रदान करता है, उसी तरीके से एक शिक्षक भी स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षक के रोल को, शिक्षक की भूमिका को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इस कथन से भी आप समझ पाए होंगे कि शिक्षक का क्या रोल होता है। यानी कि एक शिक्षक को सबसे पहले खुद जलना पड़ता है, स्वयं को जलाना पड़ता है, स्वयं को जलना होता है, उसके बाद ही वो दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, आपको स्वयं इतना मेहनत करना होता है, तभी आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। देखिए पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कर नहीं सकता और इतना आसान नहीं है कि हर कोई कर सकता है। देखिए किताबें सबके पास होती है, एक शिक्षक के पास भी किताबें होती है और बच्चों के पास भी किताबें होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किताब को पढ़कर समझ सकता है, लेकिन एक बच्चा शिक्षक के पास क्यों जाता है, इसके पीछे का रीज़न होता है कि शिक्षक का रोल ये होता है कि वो किताबों को पढ़कर, किताबों में जो चीज़ें बताई जाती है उन चीज़ों को आसान वे में किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सके जिससे बच्चों को आसान लगे, बच्चों को चीज़ें समझने में आसानी हो और उन्हें किसी तरीके का कोई बर्डन ना लगे और वो खुशी खुशी चीज़ों को सुन पाए, समझ पाए और फील कर पाए। इस तरीके से जब एक शिक्षक किसी पाठ्यक्रम को आसान बनाता है तो वो एक बेहतर शिक्षक माना जाता है। इसके लिए ज़रूरी है शिक्षक को सबसे पहले खुद को जलाना, मतलब पहले उस सेक्शंस को, उस पार्ट को रिसर्च करना, उसके आसान से आसान किस तरीके से उदाहरण के माध्यम से कब किस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, किस तरीके से कंटेंट को छोटा बनाना है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट बातों को, जो इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज को पहुंचाना है। इस तरीके से जब आप अपने लेसन प्लान को तैयार करते हैं और उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरीके से जब भी कोई शिक्षक अपने आप को एक्सप्रेस करता है अपनी कक्षा में तो बच्चे को वो चीज़ें बहुत आसान लगने लगती है और वो शिक्षक कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ पाता है। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक को बहुत ज़्यादा कार्य करना होता है, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना होता है, उसका प्रॉपर नोट्स तैयार करना होता है, उस पर स्टडी करना होता है और चीज़ों को आसान बनाना होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि शिक्षक को जलते हुए दीपक के समान। यहाँ पर सेंस जलने का यही है कि शिक्षक बहुत ज़्यादा मेहनती होना ज़रूरी है। जिस कक्षा में, जिस विद्यालय के शिक्षक बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे उस विद्यालय के जो बच्चे होंगे उनका विकास उतना ही तीव्र गति से हो पाएगा, क्योंकि शिक्षक मेहनती होंगे तो शिक्षक मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे, मेहनत करके चीज़ों को आसान बनाएंगे और उस विद्यालय के जो बच्चे होंगे उनको सीखने में आसानी होगी और उनका अधिक से अधिक डेवलपमेंट
हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के कथन से शिक्षक की भूमिका को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी के अनुसार, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने भी शिक्षक को किस तरीके से परिभाषित किया है उनको जानते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार हम दो कथनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि एक अध्यापक की कथनी एवं करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये कथनी हो जाएगा। तो एक अध्यापक की कथनी एवं करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक सिर्फ आए और अपनी बातें, बड़ी बड़ी बातें बोलकर चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक बोलेंगे वो शिक्षक को पहले फॉलो करना होगा, यानी कि उनकी कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो वो बोलेंगे उनको पहले स्वयं वैसा करना होगा। जब वो स्वयं वैसा करेंगे तभी उनके बच्चे उनको फॉलो करेंगे और उनके बच्चे भी उसी तरीके के कार्य को आगे कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है शिक्षक का रोल कि शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब शिक्षक को स्वयं में बहुत ज़्यादा मेहनती होना चाहिए। दूसरा कथन उनका है महात्मा गांधी जी का कि शिक्षा में धर्म को अनिवार्य माना है। देखिए, शिक्षा में धर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मानते हैं आपके महात्मा गांधी जी। तो शिक्षा में धर्म को अनिवार्य माना है महात्मा गांधी जी ने। यदि आप कहीं पर शिक्षा लेते हैं तो उसमें धर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके धर्म, आपके कर्म सही होने चाहिए यदि आप सही शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट धर्म का मतलब जाति के आधार पर नहीं बांटना है कि आप धर्म के आधार पर बांटें, यहाँ पर बंटवारे की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उसमें आपके धर्म और आपके कर्म होना आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या धर्म है, आपका क्या रोल है और आपके क्या कर्म है। आपको उसी अनुरूप अपने कार्य को करना चाहिए। मतलब आप एक शिक्षक हैं तो आपका धर्म है कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनका विकास करना, और उनका सिर्फ ये नहीं है कि उनका जो है पढ़ने संबंधित विकास करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, ये आपका परम धर्म है और इस धर्म को आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मानते हैं आपके गांधी जी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और गांधी जी के अनुसार जो उन्होंने अध्यापक की भूमिका को बताने की कोशिश की है उस बात को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कथन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट कथन है स्टूडेंट्स मेंकन के अनुसार, यानी कि मेंकन के अनुसार मेंकन साहब ने भी शिक्षा से संबंधित अपने कथन प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भी शिक्षक की भूमिका को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने भी बताया है कि शिक्षक का क्या रोल होता है। तो मेंकन के अनुसार बालक का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो। यानी कि बालक का जो सर्वोत्तम शिक्षक, यानी सर्वोत्तम शिक्षक मतलब बेस्ट टीचर वो है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो। एक बच्चे की तरह का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपके अंदर भी उसी प्रकार से सीखने की लालसा होनी चाहिए कि एक बच्चा जिस तरीके से, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है और लगभग वो 3-4 साल का होता है तो आप देखते हैं, आपने टेट या सी टेट के दौरान बहुत ज़्यादा आप एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं और सी टेट में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने माना है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, मतलब वो हर चीज़ को जानना चाहता है। आपने देखा होगा जो 3 से 4 वर्ष का बच्चा होता है या 3 से 6-7 वर्ष का बच्चा होता है, वो कोई भी चीज़ देखता है तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बच्चा भाषाएं बोलता है तो वो सबसे पहले कोई भी चीज़ देखता है तो वो क्यों है, कैसे है, कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, इस तरीके से हजारों प्रश्न करता है। तो ये 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो जो बच्चा है उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नया है, यानी कि ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई है और उस दुनिया में जो भी चीज़ों को वो देखता है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इसी तरीके से एक सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो। अगर वो कोई चीज़ नई देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि वो जब जानकारी रखेंगे तभी वो दूसरों को दे पाएंगे, और वो जो दूसरों को दे पाएंगे और जो दूसरों के लिए स्वयं सीखने के लिए प्रयासरत होता है, ऐसा ही शिक्षक सर्वोत्तम शिक्षक कहलाता है मेंकन साहब के अनुसार। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए और मेंकन साहब की जो कथन है, मेंकन साहब के अनुसार जो शिक्षक का रोल है उसको भी समझ पाए कि बालक का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन है, तो इनको आप भली भांति जानते हैं क्योंकि शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इन्होंने शिक्षा से संबंधित बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार उन्होंने शिक्षक की भूमिका को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। उनके अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक है, यानी कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो राष्ट्र के भाग्य
यानी कि जो देश का भाग्य है उसके मार्गदर्शक है, यानी कि उसका मार्ग दिखाने वाला, यानी देश का भाग्य आने वाले समय में क्या होने वाला है, देश का कितना विकास होने वाला है और कितना विकास नहीं होने वाला है, इसके बारे में राह दिखाने वाला जो होता है वो होता है आपका शिक्षक। ऐसा मानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उम्मीद करता हूं कि आप इस कथन को समझ पाए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस कथन के माध्यम से शिक्षक के रोल को भी जान पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये कथन, ये जो टॉपिक है ये आपको इसीलिए पढ़ने के लिए दिया गया है क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और आप आने वाले समय में सुपर टेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके एक अध्यापक नियुक्त होने वाले हैं। तो एक अध्यापक जब आप नियुक्त होंगे तो आपके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, आपका क्या रोल होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस बात की जानकारी आपको होना आवश्यक है। आयोग चाहती है कि इन सभी चीज़ों के बारे में, जब आपके पास इतना सारा ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप किस तरीके से डिलीवर करेंगे, किस तरीके से आपको चीज़ों को संभालना होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी आप पहले से लेकर आएँ। इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है। और इसके अंतर्गत ये जो कथन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये कथन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपने डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षण के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और यहीं से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इस टॉपिक से डेफिनेट है आपके लिए पूछे जाएंगे। हो सकता है वो कथन से रिलेटेड पूछे जाए या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड पूछे जाए, तो उन पॉइंटों को हम अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन कथनों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसके अंतर्गत आप अपनी भूमिका को भी जान पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, सीयर्स के अनुसार, यानी कि सीयर्स के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, इसको जानते हैं। तो शिक्षक और अभिभावक प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण भली भांति सीख जाता है। देखिए, एक शिक्षक यानी कि टीचर्स और अभिभावक यानी कि पेरेंट्स जब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, यानी कि जब शिक्षक और पेरेंट्स के मध्य प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण भली भांति सीख जाता है। यानी कि अगर आप बालक को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बालक किसी कार्य को करे, किसी चीज़ को फॉलो करे, यानी किसी चीज़ का अनुकरण करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक और अभिभावक के मध्य एक रिलेशंस, एक बॉन्डिंग का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बीच में एक प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा तो बालक उस व्यवहार का अनुकरण जो है बहुत ही आसानी से सीख जाएगा या करने लगेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं, जब आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो आपको पीटीएम करना होता है, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग आपको करने होते हैं, क्योंकि जो बच्चा आपके विद्यालय में आता है वो अपना विकास करने के लिए आता है, यानी कि आपको उस बच्चे का विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो आपको सौंपी गई है। लेकिन आपको पता है बच्चा 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 5 से 6 घंटा विद्यालय में रहता है और बाकी के 18 घंटे वो अपने घर पर ही अपने परिवार में रहता है। तो परिवार में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और विद्यालय में वो आपके पास रहते हैं। तो इसका मतलब एक शिक्षक और एक अभिभावक, यानी कि जो शिक्षक और उस बच्चे के अभिभावक होते हैं, इन दोनों को उस बच्चे की क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है। तो जब आप शिक्षक और अभिभावक को उस बच्चे के क्वालिटीज़ के बारे में पता है तो आप दोनों जब एक जगह डिस्कस करेंगे, उनके डेवलपमेंट पर आप विचार विमर्श करेंगे, तो आपके बीच में एक प्रेम पूर्वक व्यवहार बनेगा और आपका मोटो होगा कि आप बच्चे का विकास किसी भी तरीके से ज़्यादा करें और उसका सर्वांगीण विकास कर पाएँ। तो इसका सर्वांगीण विकास करने के लिए आप एक दूसरे से आपको मिलना पड़ेगा। इसका मतलब आपके बीच में एक व्यवहार प्रेम पूर्वक होना आवश्यक है और जब आपके बीच में प्रेम पूर्वक व्यवहार होंगे और बालक उनको देखेंगे तो उनका अनुकरण करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब बालक का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मानना है सीयर्स साहब का। इसीलिए बताया गया है सीयर साहब के अनुसार शिक्षक की भूमिका। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी कथन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम के हो, रविंद्रनाथ टैगोर के हो, महात्मा गांधी जी के हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हो या फिर सीयर साहब के हो, इन सभी कथनों के माध्यम से आप इजीली समझ पाए होंगे कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किस तरीके के कार्यों को, किस तरीके की जिम्मेदारियों को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक की भूमिका को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। देखिए, शिक्षक की भूमिका, जो रोल है टीचर्स का, इस भूमिका को हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। यानी कि निम्न रूप क्या है? सबसे पहले एक सुविधा प्रदाता, यानी सुविधा प्रदाता जिसको हम सुगमकर्ता भी कहते हैं, फैसिलिटेटर भी कहते हैं। यानी कि एक शिक्षक का रोल एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है कि वो बच्चों को किस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड करा पाए। जितना ज़्यादा वो बच्चों को
सुविधा प्रदान करेंगे उन बच्चों को सीखने में समझने में आसानी होगी और जितने आसान उनको लगेंगे वो चीज़ों को और ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है शिक्षक की भूमिका में सुविधा प्रदाता का होना, जो आपको बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अनुश्रवणकर्ता, यानी अनुश्रवणकर्ता का मतलब ये है कि एक शिक्षक जब किसी बच्चे को समझाएंगे उनके व्यवहार में भी उस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए जो वो बताना चाहते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं उस व्यवहार को करेंगे और बच्चे उनके व्यवहार को उनको सुनेंगे उनको देखेंगे तो उसका अनुकरण करना शुरू करेंगे। तो इसी को ही हम कहते हैं अनुश्रवणकर्ता, यानी कि शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में, यानी कि शिक्षक को देखकर बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। और इस रूप में ज़रूरी ये है कि शिक्षक सबसे पहले जो वो बताना चाहते हैं उसको वो खुद स्वयं पहले उसका इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद बच्चे उसको देखकर अनुकरण करते हुए अपना विकास करें। तो इस तरीके से एक शिक्षक की भूमिका अनुश्रवणकर्ता के रूप में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट नेतृत्वकर्ता, यानी नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है लीडरशिप। जिस तरीके से एक टीम को लीड करने के लिए एक कैप्टन होता है सबसे फ्रंट में, जो उन 11 के 11 उन 10 के 10 प्लेयरों को लेकर वो आगे बढ़ता है और फ्रंट से लीड करता है, इसी तरीके से एक शिक्षक को भी अपनी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनको लेकर लीड करना आना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस प्रकार के कार्य करने, किस बच्चे को क्या करना है, इसको कौन सा कार्य कब कैसे करना चाहिए। इस तरीके के जो नेतृत्वकर्ता वाले गुण है ये शिक्षक का होना चाहिए। यदि एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में बच्चों को लीड करेंगे तो उनका विकास भी अधिक से अधिक हो पाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपका मार्गदर्शक, यानी मार्गदर्शक का मतलब होता है राह दिखाने वाला। तो एक शिक्षक का रोल होता है कि बच्चे को किस राह में चलना है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है, कौन सा रास्ता बच्चे के लिए आसान है, कौन सा रास्ता बच्चे के लिए टिपिकल है, इस चीज़ की जानकारी देना भी शिक्षक का ही रोल है। तो इसके लिए शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करना होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है लास्ट आपका है परामर्शदाता, यानी कंसल्टेंट के रूप में, यानी कि किस तरीके से बच्चों को कब कौन सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम्स को से कैसे आपको बाहर आना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको इग्नोर करना है और उससे आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करके आगे बढ़ा जा सके। इस प्रकार से प्रॉब्लम्स में परामर्श देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गुण भी एक शिक्षक में होना आवश्यक है। तो अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से हम शिक्षक की भूमिका को इन सभी पांचों रूपों में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से शिक्षक की भूमिका नहीं है। सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, इन पाँचों में से 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शन अदर से होगा। और जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में कैसे होता है, अनुश्रवणकर्ता के रूप में कैसा होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता के रूप में किस तरीके से होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में कैसे होने चाहिए और परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देश के विकास में शिक्षक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो राष्ट्र निर्माता के रूप में देश के विकास में एक शिक्षक का योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका देश कितना ज़्यादा विकसित हो रहा है, कितना ज़्यादा विकास कर रहा है, इस बात की जिम्मेदारी जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति पर है तो वो आपके शिक्षक पर है। यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री पर नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आपका एक ही होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है देश को चलाने की। लेकिन एक शिक्षक जो है उस देश के जितने भी सदस्य है, जितनी भी जनता है, उन जनताओं को मिलकर डेवलप करे और जैसे जैसे वो जनताएं आने वाले समय में डेवलप होंगे, देश का विकास उसी रूप में होगा। इसीलिए बताया गया है कि राष्ट्र का यदि आप बेहतर रूप से निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अहम योगदान जो होता है वो शिक्षक का होता है। आप जब सुपर टेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके एक शिक्षक नियुक्त होंगे तो आपका योगदान होगा अपने देश के निर्माण में। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। आपके अध्यापक बनने के बाद क्या आपका देश डाउनफॉल में जाता है या अप में जाता है, वो डिपेंड करते हैं आपके कर्मों के ऊपर। आप जिस प्रकार के कार्य को करेंगे उसी अनुरूप आपका देश विकसित होगा, उसी अनुरूप आपका क्षेत्र विकसित होगा। जिस विद्यालय में आप जाएंगे वो विद्यालय विकसित होगा, उसके आसपास के एरिया विकसित होंगे, उससे संबंधित आपका जिला होगा, उससे संबंधित आपका स्टेट होगा, राज्य होगा और उनसे मिलकर आपका राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है देश के विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान। यहाँ पर आपसे सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देश के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षक या फिर
माता पिता। तो आपको बताना है कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र के निर्माता के रूप में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक को चिंतन करते समय पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। देखिए जब एक शिक्षक चिंतन करता है यानी कि किसी भी विषय पर जब वो थिंकिंग करते हैं तो उन्हें पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसी धारणा जो वर्षों से चली आ रही है जिसका कोई अस्तित्व ना हो, उसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। यानी पूर्वाग्रह का मतलब आप फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सोसाइटी में समाज में ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो पढ़ लिख कर आगे क्या करेगी, उनको तो घर का खाना ही बनाना होता है, इसलिए लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। ये एक तरीके के पूर्वाग्रह है जो आज से बहुत पहले हमारे जो पूर्वज है उनकी मानसिकता थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर कहीं पर जॉब पे तो भेजा नहीं जा सकता, या ये पैसे तो कमा कर नहीं ला सकते, इनका काम होता है घर का खाना बनाना या घर परिवार के लोगों की देखभाल करना। तो इस प्रकार की जो मानसिकता वो हमारे पूर्वजों की थी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उनकी मानसिकता उनके अनुसार थी। यदि हम उन धारणाओं को आज भी वैसे के वैसे ही मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित है। और एक शिक्षक को पूर्वाग्रह कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये आपको बताया गया है। यानी कि एक शिक्षक को कभी भी पूर्वाग्रह, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पूर्वज अगर कोई चीज़, आपके पेरेंट्स अगर आपको कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं तो उसके पीछे के रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा है, उस बात का कोई मतलब ना आपको पता है ना पेरेंट्स को पता है और आप उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को मानेंगे तो आप ऐसे भी मानेंगे कि भूत प्रेत जो होते हैं और वास्तविक जीवन में, और भूत जो है लोगों को डराते हैं या भूत रियलिटी में होते हैं, ऐसा आप मानेंगे। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और एक अध्यापक को ऐसी चीज़ों को नहीं मानना चाहिए जो उस चीज़ को कभी देखा ही ना हो, जिसको उन्होंने कभी देखा ही ना हो, जिसको कभी वो फील नहीं कर पाए और उस चीज़ को मान कर बैठे हैं, तो इसका मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो इसलिए शिक्षक को चिंतन करते समय पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। यानी कि पुरानी जो गतिविधियां हैं, पुराने जो तौर तरीके हैं, वो आपके विचार में नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एक शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों से सोच विचार करके प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक शिक्षक के नाते, यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आपको कक्षा में छात्रों से सोच विचार करके प्रश्न पूछना चाहिए। यानी कि आप अगर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो आपको सोच विचार करके प्रश्न पूछने चाहिए तथा प्रश्नों को पाठ के विकास में ही पूछने चाहिए। और जो प्रश्न आप पूछेंगे वो पाठ के विकास में, यानी कि जैसे जैसे आप पाठ में आगे बढ़ते जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न पूछते जाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको रियलाइज हो पाएगा कि ये जो पॉइंट, जो मैसेज मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं या जिस चीज़ को मैं बताना चाहता हूं, वो चीज़ वो कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं समझ पाए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक शिक्षक का रोल है। तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों से किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको सोच विचार दिख जाए तो आपको इसके साथ ही जाना है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि एक शिक्षक होने के नाते प्रश्नों को कब पूछना चाहिए, तो पाठ के विकास में या पाठ के आरंभ में या पाठ के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको बताना है कि पाठ के विकास में। जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, जिस चीज़ को आप समझाते गए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, तो आपको आइडिया हो पाएगा कि बच्चे को कितना टॉपिक क्लियर हुआ है या फिर नहीं, और बच्चे को भी समझ आ पाएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बताता हूँ, किसी भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, किसी भी पॉइंट्स को आपको क्लियर करता हूँ, तो मैं आपको बताता रहता हूं कि इस तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को सीरियस वे में ले, आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको रियलाइज़ भी होता रहे कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या ये बकवास है या हमारे लिए हेल्पफुल है। क्या हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए कुछ हेल्प कर रहा है या फिर नहीं, इस बात की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एक आदर्श शिक्षक में शैक्षिक पर्यवेक्षण के दोनों प्रमुख, यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों हो जाएगा,
दोनों प्रमुख प्रकार जैसे निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण और दूसरा होता है नियंत्रणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण का ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक आदर्श शिक्षक में अगर आप एक आइडियल टीचर हैं तो आपको शैक्षिक पर्यवेक्षण के दोनों प्रमुख प्रकारों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि दोनों प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें एक होता है आपका निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण। यानी निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण का मतलब ऐसा शैक्षिक वातावरण प्रदान करना जिसमें आप निरीक्षण कर पाए, आप ये समझ पाए कि किस बच्चे के अंदर किस प्रकार की कैपेबिलिटी है। और नियंत्रणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण मतलब आप ऐसे शैक्षिक पर्यावरण का निर्माण करें, आप ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें जिसे आप कंट्रोल कर पाएँ। तो इसीलिए इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आदर्श शिक्षक में। अब यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं या शैक्षिक पर्यवेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया इसके दो प्रकार होते हैं प्रमुख। एक होते हैं आपके निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण, दूसरा होता है नियंत्रणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण। तो इस बात की जानकारी होना भी आपको आवश्यक है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण और दूसरा होता है नियंत्रणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एक आदर्श शिक्षक को अपने विद्यालय में सही समय पर पहुंचना चाहिए जिससे छात्रों में समय की पाबंदी का प्रभाव पड़ता है। देखिए एक आदर्श शिक्षक, अगर आप एक आइडियल टीचर हैं तो आपको अपने विद्यालय में सही समय पर पहुंचना होगा। यदि आप लगातार, आप एक आदर्श शिक्षक है तो आप अपने विद्यालय में सही समय पर पहुंचेंगे और जब आप सही समय पर पहुंचेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपको देखेंगे और आपको देखकर अनुकरण करेंगे। तो वो समझ पाएंगे कि समय की पाबंदी, यानी कि समय की पाबंदी का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा कि समय कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप एक शिक्षक है और आप किसी भी समय विद्यालय में जाते हैं तो आपका जो व्यवहार है उसका अनुकरण आपके बच्चे करेंगे, आपके छात्र करेंगे और जैसा आप व्यवहार उनके सामने करेंगे वो भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इसका मतलब वो समय के महत्व को कभी समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप कंटिन्यू अपने विद्यालय सही समय पर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आप पहुंचते हैं तो धीरे धीरे बच्चे भी समय की पाबंदी को जान पाएंगे और वो भी आपकी तरह ही समय पर आने की कोशिश करेंगे और समय पर आएंगे और इस तरीके से उनका डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि नवाचार उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षण की नई नई विधियों की सफलता को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। यानी कि देखिए नवाचार उद्देश्य का मतलब होता है कि नए नए तौर तरीके का जो उद्देश्य होता है, मतलब आप कोई चीज़ नए तरीके से इन्वेंट करते हैं तो इस प्रकार के उद्देश्य को हम नवाचार उद्देश्य कहते हैं। तो नवाचार उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षण की नई नई विधियों, यानी कि जो शिक्षण करने की जो नई नई टेक्निक्स है उसकी सफलता को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना, ये नवाचार उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आप शिक्षण प्रोसेस करते हैं और उसमें नए नए विधियों का उपयोग करते हैं और नई नई विधियों के उपयोग से आप सफलता प्राप्त करते हैं और उसका इम्प्लीमेंट आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लगातार करते हैं तो इस प्रकार के कंडीशंस को हम कहते हैं नवाचार उद्देश्य। यानी कि नए नए तौर तरीके या नए नए तौर तरीक़ों को सोचना, उसका उद्देश्य अपने माइंड में लाना और उसका इम्प्लीमेंट अपने व्यवहार में करना, ऐसे उद्देश्यों को नवाचार उद्देश्य कहते हैं। और इसके माध्यम से जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे को नए नए तौर तरीके से सीखने से उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। इस तरीके से भी आपको एक शिक्षक के रूप में शिक्षण प्रक्रिया को करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स कि एक प्रभावशाली अध्यापक के आकलन में मूल्यांकन, आकलन, वाद विवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अगर आप एक प्रभावशाली अध्यापक का आकलन करना चाहते हैं तो उस प्रभावशाली अध्यापक का सबसे पहले आपको मूल्यांकन करना होगा, उसका आकलन करना होगा, उसके साथ वाद विवाद करना होगा। यदि आप मूल्यांकन, आकलन, वाद विवाद विधि का प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम से आप उस अध्यापक को असेस कर पाएंगे, उसका आकलन कर पाएंगे, उसको जान पाएंगे कि ये अध्यापक कितना प्रभावशाली है। क्योंकि जब तक आप उनका आकलन नहीं करेंगे, आप उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, उनके साथ डिबेट नहीं करेंगे, तब तक आप उनके नॉलेज, उनके तर्क, उनकी पर्सनैलिटी को नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए एक प्रभावशाली अध्यापक के आकलन के लिए आपको ये सभी विधियों का प्रयोग आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एक आदर्श शिक्षक के सफल शिक्षण की सबसे अनिवार्य शर्त संचार कौशल है। देखिए, एक आदर्श शिक्षक, यदि आप एक आइडियल टीचर हैं और आप सफल शिक्षण करना चाहते हैं, यानी कि आप सक्सेसफुल टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है, और वो अनिवार्य शर्त है आपका संचार कौशल। यानी कि संचार कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप कोई भी मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हैं, उस मैसेज को इस वे में आपको डिलीवर करना है ताकि बच्चे को वो चीज़ें इजी वे में समझ आ पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको संचार कौशल आप तभी कर पाते हैं बेहतर ढंग से जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े, आप पहले उस टॉपिक को जानें, उसके बेसिक्स पॉइंट्स को जानें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानें, उसके मैसेज को जानें और उसका बार बार रिवीजन करें। क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और आप कॉन्फिडेंस में जब आप किसी चीज़ को बताते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल विकसित होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है संचार कौशल। यानी संचार कौशल आप कब विकसित कर पाएंगे? मान लीजिए आप एक अध्यापक है और आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आप उस टॉपिक को पहले से अच्छे से पढ़ेंगे, उसका लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसको इजी वे में उदाहरण के साथ एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और उसके बाद जब आप कक्षा में एंट्री करेंगे और बच्चों के सामने टॉपिक को प्रस्तुत करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाएगा कि आपने उस टॉपिक को कितना समय दिया है। जितना ज़्यादा आप समय देंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और आप जितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, और आपका इम्पैक्ट उन बच्चों पर पड़ेगा, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमेशा आप कक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे, बच्चों के हमेशा फेवरेट बनेंगे जब आप संचार कौशल आपके पास बहुत अच्छे से हो पाता है। तो इसके लिए एक आदर्श शिक्षक को अपने सफल शिक्षण के दौरान संचार कौशल पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और संचार कौशल पर आप विशेष रूप से ध्यान तभी दे पाएंगे जब आप उस टॉपिक पर मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे और चीज़ों को ईजी बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका संचार कौशल अपने आप ही विकसित हो जाएगा और आप अपनी कक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि प्राचीन काल में एक आदर्श शिक्षक की सफलता उनके ज्ञान, नैतिक एवं चारित्रिक गुण तथा शिक्षण के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करती थी। देखिए, प्राचीन काल में एक आदर्श शिक्षक की जो सफलता थी, यानी कि एक आइडियल टीचर्स का जो सक्सेस था प्राचीन काल में, वो ये था कि उनके पास कितना ज्ञान है, उनका नैतिक एवं चारित्रिक गुण किस प्रकार का है, और शिक्षण के प्रति संवेदनशीलता उनकी कैसी है, इस पर निर्भर करती थी। मतलब अगर आप आज के समय में भी एक बेहतर अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी विषय के आप अध्यापक हैं, उस विषय में आपका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और आपका नैतिक एवं चारित्रिक गुण बेहतर होने चाहिए, यानी कि आपका कैरेक्टर और आपके जो नैतिक गुण हैं, आपके विचार, वो बेहतर होने चाहिए। और शिक्षण के प्रति आपकी संवेदनशीलता, यानी कि शिक्षण में किस प्रकार की कंडीशंस आपके होने चाहिए, किस प्रकार से आपको संवेदनशील होना चाहिए, इस प्रकार की यदि आपके अंदर गुण हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक आदर्श शिक्षक बन पाएंगे या आप एक आदर्श शिक्षक हैं। अगर ये सभी गुण आपके अंदर है तो आप एक आदर्श शिक्षक अवश्य ही कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट के माध्यम से भी आप जान पाए होंगे कि एक शिक्षक में किस प्रकार के गुण होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का आपका है, एक आदर्श शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपनी अधिकतम विधियों को अपने छात्रों से सीखता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर, ये ता है तो सीखता है, यानी कि एक आदर्श शिक्षक, यानी कि जो एक आदर्श शिक्षक होता है, आइडियल टीचर होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान अपनी अधिकतम विधियाँ, यानी कि जो आप अधिगम की विधियों को सीखते हैं तो अपनी अधिकतम विधियों को कहाँ से सीखता है? अपने छात्रों से सीखता है, यानी कि अपने स्टूडेंट से सीखता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शिक्षण कौशल या जो सुपर टेट को लेकर जो आपको सिलेबस दिए गए हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और आपका जीवन कौशल, इनके अंतर्गत जो आपके 20 टॉपिक दिए गए हैं, अगर आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिलता है कि आप एक अध्यापक के रूप में आपका क्या रोल है, आपको किस तरीके से कब कैसे
कक्षा में आपको इन विधियों का उपयोग करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि जो आप अपने जीवन में सीखते हैं वो आप सीखते हैं छात्रों से, और वो चीज़ें आप कब सीखते हैं, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आप ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जिनको आपने ना तो कभी किताबों में पढ़े हैं और ना ही कभी आपने सोचा है, और ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखते हैं। ये आपका दर्शाता है एक्सपीरियंस। अगर आप इस फील्ड में लंबे समय से है तो आप इसीलिए अनुभवी हो जाते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सभी किताबें रटी हुई होती है या आप सभी चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपका एक्सपीरियंस दर्शाता है कि आपने कितना समय इन बच्चों के बीच में दिया है और किस किस कंडीशंस में, कैसे कैसे कंडीशंस बने होंगे जब बच्चों के अंदर डाउट्स बने होंगे और आपसे उन्होंने पूछा होगा और आपने उसका जवाब दिया होगा, कैसे कैसे अधिगम विधियों का आप निर्माण करते हैं। ये सभी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा तब सीखते हैं जब आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जिनके माध्यम से सीखते हैं वो होते हैं छात्र। तो इसीलिए पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आदर्श शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपनी अधिकतम विधियों को अपने छात्रों से सीखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से भी आपके एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की जो शिक्षक की भूमिका है यानी कि रोल ऑफ टीचर है, इसके अंतर्गत जो विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं शिक्षक के रोल को परिभाषित करने के लिए, उन सभी कथनों को आप समझ पाए होंगे, उनके विचारों को आप जान पाए होंगे, रियलाइज़ कर पाए होंगे कि एक शिक्षक का क्या रोल होता है। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक पर बेस्ड बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप एक शिक्षक है तो आपका क्या रोल है, आपको किस प्रकार से कैसे कैसे सिचुएशंस में आपको किस कंडीशंस में कैसे कैसे सिचुएशंस में आपको खुद को हैंडल करना होता है और पूरे क्लास को समायोजित करना होता है। इन सभी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो एक टीचर्स के रोल के ऊपर बेस्ड है, और वो सभी रोल आप जान पाए, उनको समझ पाए और उसको फील कर पाए होंगे, और इनको आप अपने व्यवहार में उतारेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इस टॉपिक पर बेस्ड जब आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों में आपको हेल्प मिलेगा कि आपके हिसाब से आपके व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सभी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।